रवि ने जिस लड़की को उस सड़क पर बचाया था वो उसके कॉलेज की न्यू स्टूडेंट थी। वो उसकी दोस्त भी बन गई। रवि को उससे लगाव हो गया था। रवि को पहली किससे ऐसा लगाव हुआ था? सच में मोनिका का ऑरा ऐसा ही था कि रवि उससे अपना दिल लगा बैठा। जब कॉलेज खत्म हुआ तो रवि अपनी कॉलेज की कैंटीन में चला गया। उसके साथ निखिल भी था। दोनों कैंटीन में गए और अपने लिए बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया। अकेले ही खाओगे? अपने दोस्त के लिए भी ऑर्डर करो, किसी मीठी से आवाज ने रवि को कहा और वो रवि और निखिल के साथ आकर बैठ गई। वो मोनिका ही थी। रवि ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो उसकी आवाज में ही खो सा गया। रवि ने देखा कि मोनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। रवि की आंखें तो मोनिका पर से हट ही नहीं रही थीं। निखिल ने धीरे से रवि को मारा तो वो होश में आया। उसने मोनिका के लिए भी ऑर्डर दे दिया। वैसे हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, पर मैंने अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मोनिका ने कहा। रवि नाम है मेरा, रवि ने कहा। रवि अच्छा नाम है, मोनिका ने कहा और फिर तीनों खाना खाने लगे। इतने में उस कैंटीन के बाहर एक कार आकर रुकी। वो कार बहुत ही महंगी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई एंटिक पीस थी। तभी उस कार में से एक लड़का और लड़की बाहर निकले। वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। वो किसी अमीर परिवार से लग रही थी। वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मालिनी थी, पर वो लड़का उस कॉलेज का नहीं था। जब वो कैंटीन में आए तो कोई टेबल खाली नहीं थी। तभी मालिनी की नजर रवि की टेबल पर पड़ी। वो रवि के पास गई और बोली, इस टेबल को खाली करो, यहां पर मैं और अक्षत बैठेंगे। रवि और मोनिका ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपना खाना खाने लगे। अबे साले भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेबी की बात को इग्नोर कर रहा है। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। चुपचाप ये टेबल खाली करके यहां से चलते बनो, नहीं तो यहां से बिना पैरों के घर जाओगे, अक्षत रवि को कहा। रवि ने अभी भी उसकी बात पर की ध्यान नहीं दिया। इस बार अक्षत को रवि का इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा। उसने रवि की कॉलर पकड़ ली। रवि ने जब देखा कि अक्षत ने उसकी कॉलर पकड़ ली थी तो उसको भी गुस्सा आ गया। कॉलर छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा, रवि ने अक्षत को कहा। वरना क्या है? मुझे धमकी दे रहा है तू? जानता नहीं है मैं कौन हूं? अक्षत ने कहा। रवि आगे कुछ कहने ही वाला था कि इतने में मोनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसको कुछ नहीं करने को कहा। रवि को मोनिका का छूना ऐसा लगा जैसे कोई करंट। रवि ने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो मोनिका कहने पर उस टेबल से उठ गया। तीनों ने तब तक अपना खाना भी पूरा कर लिया था। तीनों ने अपना बिल पे किया और निकलने ही वाले थे कि इतने में रवि के फोन पर एक फोन आया। रवि ने जब उसको उठाया तो रवि के चेहरे पर टेंशन आ गया। वो वहां से भागता हुआ चला गया। निखिल को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो कॉल किसका था। रवि के पास फोन उसके पापा का आया था। उसके पापा ने जल्दी से उसको मिलने के लिए बुलाया था। रवि को लगा कोई टेंशन होगा, वरना रवि कभी भी मिलने नहीं जाता। रवि को फोन पर एड्रेस मिल गया था। रवि जल्द ही एक आलीशान बंगले के आगे पहुंच गया। वो अग्निहोत्री परिवार का एक बंगला था जो सिर्फ जरूरी काम के लिए यूज होता था। रवि को समझ नहीं आया कि उसके पापा में उसको वहां पर क्यों बुलाया था। रवि जल्दी ने उस बंगले पर पहुंच गया। वहां पर उसे एक रूम में ले जाया गया। वो रूम दिखने में किसी वीआईपी रूम जैसा था। सामने एक बड़ा से स्क्रीन लगा हुआ था। पास में टेबल पर खाना रखा हुआ था। रवि चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी रूम की लाइट्स बंद हो गई। रवि कुछ समझ पाता कि इतने में रूम में लगी बड़ी से स्क्रीन चालू हो गई। उसमें उसके पापा वीडियो कॉल पर थे। रवि ने इतने दिनों बाद अपने पापा को देखा था। रवि थोड़ा नर्वस भी था। तभी उसके पापा ने उससे कहा, कैसे हो रवि बेटा? इतने दिनों में तेरे पापा की एक बार भी याद नहीं आई। रवि कुछ बोल ही नहीं पाया। रवि बहुत कुछ कहना चाहता था पर कुछ बोल ही नहीं पाया। पापा, आपने मुझे इस अचानक क्यों बुलाया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको मुझे बुलाना पड़ा? रवि ने वीडियो कॉल पर ही अपने पापा से कहा। रवि के पापा ने एक लंबी सांस ले और बोले, बेटा, अब शायद तुझे मैं रोज देख पाऊंगा। रवि को अपने पापा की बात कुछ समझ नहीं आई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में उसके पापा बोले, मैं जानता हूं कि तुम अपना वादा पूरा करके ही वापस आओगे।
तुम्हारा वादा अब पूरा होने वाला है। कल तुम्हारे छोटे भाई आलोक का 18 बर्थडे है, तो वादे के मुताबिक तुम्हारा वादा कल पूरा हो जाएगा। इसलिए कल तुम्हारे भाई की बर्थडे पार्टी में तुम्हें अग्निहोत्री परिवार का वारिस बना दिया जाएगा। रवि ने जब ये सुना तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। आखिर 8 सालों के बाद वो अपने परिवार के पास वापस जाने वाला था। तभी रवि कुछ सोचकर थोड़ा दुखी भी ही गया। वो अब अपनी कॉलेज लाइफ और अपने दोस्तों ने वापस नहीं मिल पाएगा। उसको इस बात का दुख था। पापा, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, पर आप मुझे इस परिवार का वारिस नहीं डिक्लेयर कर सकते। मैं अपनी इसी पहचान के साथ रहना चाहता हूं। मैं भले ही इस परिवार से जुड़ गया, पर मैं रहूंगा अपनी उसी लाइफ में। मैं अब परिवार का बेटा बनकर ही रहूंगा, पर मेरी पहचान के बारे में किसको भी पता नहीं चला चाहिए। रवि ने अपनी बात अपने पापा से कही। रवि के पापा उसके इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। वो रवि को इस परिवार का पूरा जिम्मा देना चाहते थे, पर रवि ऐसा नहीं चाहता था। वो रवि को परिवार का वारिस बना चुके थे, इसलिए वो अब रवि पर ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि रवि को उसकी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दिया जाए, पर वो रवि को वापस उस गरीबों की जिंदगी में नहीं जीना देना चाहते थे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम आज से ही तुम्हारे नए बंगले में रहोगे। इतना कहकर उन्होंने अपने आदमी को कुछ इशारा किया। उनके आदमी ने रवि को एक चाबी दी और एक लिमिटलेस डायमंड क्रेडिट कार्ड दिया। उस पर रवि का नाम लिखा था। रवि ने वो लिया और वहां से जाने लगा। तभी उस आदमी ने रवि को रोककर एक और कार्ड दिया। वो बर्थडे पार्टी का कार्ड था। रवि वो सब लेकर अपनी हॉस्टल में आ गया। रवि अपने पापा से मिलकर वापस अपनी हॉस्टल आ गया था। रवि अब पहले से अलग वाला रवि था। वो अब एक बहुत अमीर आदमी था। रवि इस बात से खुश था कि उसने अपने पापा का वादा पूरा किया, पर उसे अपनी पुरानी पहचान खोने का भी डर था। वो अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। भले ही वो एक ड्राइवर था, पर वो उसकी 8 साल की पहचान थी। अपनी पहचान को ऐसे ही पीछे छोड़ देना बहुत मुश्किल होता है। रवि ने अब डिसाइड किया कि वो अपनी दोनों पहचान में रहेगा। रवि अपना कॉलेज भी वैसे ही नहीं रखना चाहता था जैसे पहले था। रवि को याद आया कि उसे अपने क्रेडिट कार्ड का पिन भी पता करने के लिए बैंक जाना था। साथ ही अपने बैंक अकाउंट को रिन्यू भी करवाना था। रवि अब सीधे सिटी बैंक पहुंचा। वो देश का सबसे बड़ा बैंक था। उस बैंक में सिर्फ उन्हीं लोगों का अकाउंट होता था जिनके खाते में कम से कम 100 CRRS हो। रवि जब बैंक के अंदर पहुंचा तो उसका हुलिया पहले जैसे ही था। वो अपने पुराने कपड़ों में ही था। रवि को बैंक के गार्ड ने रोका तो नहीं, पर वो उससे घूर जरूर रहा था। रवि ने उसको नजरअंदाज किया और सीधा रिसेप्शन पर चला गया। वहां पर उसने रिसेप्शनिस्ट ने बैंक मैनेजर के ऑफिस के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट को रवि को हुलिया देखकर उस पर शक हुआ, पर वो ऐसे ही किसको बैंक मैनेजर से मिलने नहीं दे सकती थी। तभी वहां पर एक जवान लड़की आई। उस लड़की को देखकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्यारा मैडम ये मैनेजर से मिलना चाहते हैं। उसने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा। क्यारा बैंक की को मैनेजर थी। उसने रवि हुलिया देखा। फिर उसने रवि को इग्नोर कर हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा, उदित सर अभी बिजी है, वो किसी से नहीं मिला सकते। रवि को उनका यह बर्ताव पसंद नहीं आया। वो मैनेजर से सच में मिलना चाहता था, पर कियारा उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी। आप इस बैंक की को मैनेजर है तो आप ही कर दो मेरा काम, रवि ने कहा। कौन सा काम? कियारा ने कहा। मेरा बैंक अकाउंट रिन्यू करना है और मेरे क्रेडिट कार्ड का पिन भी चेंज करना है, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर कियारा को एक पल के लिए शौक लगा, पर अगले ही पल वो हंसने लगी। क्या? तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड? शकल देखो अपनी, इस बैंक का सफाई वाला तुमसे ज्यादा कमाता है और तू अपना अकाउंट रिन्यू करना है, कियारा ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा। रवि को उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा था। वो अब कियारा से कोई बात नहीं करना चाहता था। उसने कियारा को कहा, देखिए मैडम, मैं अब आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, आप मैनेजर को बुलाकर लाओ। रवि की बात सुनकर कियारा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सर के पास टाइम नहीं है। रवि को अब और गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जेब से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और कियारा को दे दिया। जब कियारा ने क्रेडिट कार्ड देखा तो शॉक हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इसके पास ये कार्ड कैसे
अब उसको रवि चोर लगने लगा था। सिक्योरिटी, कियारा ने चिल्लाते हुए कहा। जब रवि ने कियारा के मुंह से यह सुना तो उसको कुछ समझ नहीं आया। तभी कुछ गार्ड वहां आ गए। इस चोर को पकड़ कर रखो, इसने हमारे किसी कस्टमर का क्रेडिट कार्ड चोरी कर लिया है और अब पिन चेंज करवाना चाहता है, कियारा ने कहा। रवि को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो कियारा के और बढ़ाने वाला था कि कुछ गार्ड ने उसको पकड़ लिया। रवि के लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। रवि अपनी पहचान छिपना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। कियारा ने पुलिस को भी फोन कर दिया। रवि को लगा अब तो कुछ नहीं हो सकता इस बैंक का। उसने भी अपनी पकड़ कम कर ली। कियारा वहां से रवि का क्रेडिट कार्ड लेकर मैनेजर उदित के केबिन में चली गई। इधर वो गार्ड रवि को बहुत सुना रहे थे। रवि ने उनकी बात कर कोई ध्यान नहीं दिया। वो रवि को बार बार चोर बोल रहे थे। रवि को अब और गुस्सा आने लगा था। जब कियारा मैनेजर की केबिन में गई तो मैनेजर आराम से अपनी सीट पर बैठा सो रहा था। सर, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर एक चोर ने हमारे कस्टमर का क्रेडिट कार्ड चोरी कर लिया था और वो पिन चेंज करवाने के लिए यहां आया था, पर मैंने उसे पकड़ लिया, कियारा ने खुशी से कहा। उसको लगा इससे उसको प्रमोशन हो सकता है। जब मैनेजर ने उसकी बात सुनी तो वो अचानक से अपनी सीट से खड़ा हुआ और बोला, कहां है वो क्रेडिट कार्ड? कियारा ने उदित को वो कार्ड दिया। जैसे ही मैनेजर ने उस कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा, उसको सांस आनी ही बंद हो गई। उसके माथे पर पसीने अपने लगे। कियारा उसको ऐसे देखकर डर गई। उसको समझ नहीं आया हुआ क्या। ये कार्ड कौन लेकर आया था और अभी कहां है वो? मैनेजर ने कियारा ने डरते हुए पूछा। वो भिखारी अभी बाहर ही है, गार्ड ने उसको पकड़कर रखा है, कियारा ने कहा। कियारा को लगा उदित भी उसको सजा देगा, पर इतने में ही उसकी गाल पर एक जोर का थप्पड़ लग गया। मैनेजर ने कियारा का थप्पड़ लगाया था। कियारा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। मैनेजर ने कियारा का जवाब सुने बिना ही बाहर चला गया। कियारा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। जब मैनेजर बाहर आया तो गार्ड रवि को पकड़कर बाहर की ओर ले जा रहे थे। मैनेजर ने जब देखा कि रवि को गार्ड बाहर ले जा रहे हैं तो उसको पसीना आने लगा। वो और ज्यादा डर गया था। उसे लगा कि अगर आज रवि को कुछ भी हुआ तो शायद इस बैंक के लिए मुसीबत आ सकती थी। वहीं पर रुक जाओ और रवि सर को छोड़ दो, मैनेजर ने चिल्लाते हुए कहा। जब उन गार्ड्स और कियारा ने यह सुना कि बैंक मैनेजर रवि को सर बोल रहा है तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। मैनेजर गुस्से से आगे बढ़ा और गार्ड को थप्पड़ लगा दिया। एक बार बोल दिया, समझ नहीं आ रहा क्या? रवि सर को छोड़ दो अभी, मैनेजर ने चिल्लाते हुए कहा। जब कियारा ने बैंक मैनेजर को क्रेडिट कार्ड दिया तो उसकी जान हलक में आ गई। वो जब बाहर आया तो गार्ड रवि को पकड़कर बाहर ले जा रहे थे। मैनेजर ने गार्ड को थप्पड़ मारकर रवि को छोड़ने के लिए कहा। जब मैनेजर ने ऐसा कहा तो गार्ड और कियारा दोनों को कुछ समझ नहीं आया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उदित रवि को सर क्यों कह रहा था। उदित अपने आप में सिटी का एक जाना माना नाम था। वो एक तरह से मैनेजर कम माफिया ज्यादा था। ये बात सबको पता थी। सिटी में उदित का राज चलता था। पर आज उदित एक भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी से डर रहा था और सर भी बोल रहा था। उनके लिए ये बात कुछ हजम नहीं हुई। जब सब लोग ये सोच रहे थे, इतने में उदित रवि के पैरों में गिरकर रोने लगा। उदित को रवि के बारे में सब पता था। वो रवि का बैंक अकाउंट देखता था। जब सब लोगों ने मैनेजर को रवि के पैरों में गिरा देखा तो सबके होश ही उड़ गए। किसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रवि सर, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप यहां आने वाले हो, नहीं तो मैं खुद आपको अटेंड करने आता। सर, मेरे स्टाफ की गलतियों की सजा आप इस बैंक को मत देना, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैनेजर ने रोते हुए रवि से कहा। रवि को समझ आ गया था कि उदित को उसके बारे में सब पता है। अब उसको लगा कहीं उदित उसकी पहचान किसको बताना दे। अब रवि कियारा की तरफ देखने लगा। रवि को अपनी ओर देखता देख कियारा का गले का पानी ही सूख गया। उसको लगा अब तो उसकी नौकरी और उसकी जिंदगी दोनों खतरे में है। जब उदित जैसा बड़ा आदमी रवि के सामने भीख मांग रहा है, वो तो रवि के सामने एक चूहे के समान है। जब मैनेजर ने देखा कि रवि कियारा की तरफ देख रहा है तो उसको सब समझ आ गया। वो रवि के पैरों से उठा और कियारा को जाकर 2 थप्पड़ लगा दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रवि सर को भिखारी और चोर बोलने की?
आगे उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा था, तो मुझसे मिलवाने के लिए मेरे ऑफिस में लेकर आना था। मैनेजर ने कियारा को एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये कौन है। मैंने इनके हाथ में जब क्रेडिट कार्ड देखा और इनका हुलिया देखा तो मुझे लगा ये चोर है। कियारा ने अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए कहा, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनकर आया है वो बैंक में अपना अकाउंट नहीं रख सकता? रवि ने कहा। कियारा कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में बैंक के बाहर पुलिस की जीप आकर रुक गई। जब मैनेजर ने किया की ओर देखा तो उसको सब समझ आ गया कि ये कियारा का काम है। अब मैनेजर को अगर ये मामला आगे बढ़ा तो उसके बैंक के लिए ये एक खतरा हो सकता था। जब पुलिस अधीक्षक बैंक में आए और चोर के बारे में पूछने लगे, किसने कोई जवाब नहीं दिया। यहां पर कियारा कौन है? उन्होंने हमें बैंक में चोर की जानकारी दी थी, पुलिस अधीक्षक ने कहा। अपना नाम सुनकर कियारा और डर गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। सर, कियारा को एक गलतफहमी हो गई थी। बैंक में कोई चोर नहीं आया था, वो हमारा एक कस्टमर ही था। कियारा यहां पर नहीं है, उसको कुछ पता नहीं था, मैनेजर ने बात को संभालते हुए कहा। इसका क्या मतलब है? आप पुलिस का टाइम बर्बाद करेंगे। अगर आपको पूरी बात नहीं पता तो आप फोन क्यों करते हो? पुलिस अधीक्षक ने कहा और वार्निंग देकर वहां से चले गए। जब पुलिस वहां से चली गई तो कियारा की जान में जान आई, पर वो अभी भी डरी हुई थी। उसको इस बात का डर था कि रवि एक अमीर बाप की औलाद है। उसको पता था कि अमीरों की औलाद ऐसी ही होती है। उसको लगा रवि उसको कोई बड़ी सजा जरूर देगा, पर रवि ऐसा नहीं था। वो बाकी अमीरों के बच्चों जैसा बिगड़ा हुआ नहीं था। उसने भी गरीबी को करीब से देखा था। वो सबकी बहुत इज्जत भी करता था। सर, आप हमें जो सजा दे वो दे सकते हैं, मैनेजर ने कहा। रवि अब कुछ सोचने लगा और उसने आगे कहा, मैनेजर, उसमें कियारा और आपकी कोई गलती नहीं है। शायद आपके बैंक में गरीबों के साथ ऐसा ही किया जाता है। आगे से ध्यान रखना कि किसके भी साथ ऐसा गलत व्यवहार न हो। जब कियारा ने रवि की बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गई। उसे रवि से इस तरह की बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब उसको अपने आप पर शर्म भी आने लगी थी कि उसने रवि के बारे में बहुत गलत सोच लिया था। अब उसके दिल में रवि के लिए इज्जत बढ़ गई थी। सर, लेकिन आप ये तो बता दो कि ये रवि सर कौन है, ताकि अगर अगली बार मुझसे कोई गलती ना हो, कियारा ने मैनेजर से पूछा। वो रवि के बारे में जानना चाहती थी। उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। ये कौन है, तुम जानती भी हो? ये मैनेजर इससे आगे कुछ कहने ही वाला था कि रवि ने उसे अपने इशारे से रोक लिया। तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, और आज यहां पर जो भी हुआ उसके बारे में किसको भी पता नहीं चला चाहिए, रवि ने कहा। इसके बाद रवि ने मैनेजर को उसका खाता रिन्यू करने और क्रेडिट कार्ड पिन चेंज करने के लिए कहा। मैनेजर कार्ड लेकर अपनी ऑफिस में चले गए। जब रवि वहां पर खड़ा था तो कियारा बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी मैनेजर रवि का कार्ड लेकर आ गया। उसने रवि को कार्ड दिया और रवि अपना कार्ड लेकर वहां से चला गया। कियारा, आगे से ध्यान रखना, रवि सर को कोई तकलीफ ना हो। आज तो रवि सर ने तुम्हारी नौकरी बचा ली, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैनेजर ने कियारा की कहा। जी सर, पर सर, ये रवि तब कौन, और ये इतना कितना बड़ा आदमी था कि आप भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे, कियारा ने कहा। कियारा, तुम इतना समझ लो कि इस बैंक का मालिक भी रवि के सामने एक चपरासी जैसा है। मेरी तो उनके सामने कोई औकात ही नहीं है। मेरे जैसे लोगों को वो अपने यहां नौकर के जैसे रखते हैं, मैनेजर ने कहा। कियारा ने यह सब सुना तो वो शौक रह गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि रवि इतना बड़ा आदमी था, फिर भी एक सिंपल लाइफ क्यों जीता था। जब रवि अपना कार्ड लेकर बैंक से निकला तो उसको श्रेया का फोन आया। जब रवि अपना कार्ड लेकर बैंक से निकला तभी उसके पास श्रेया का फोन आ गया। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि श्रेया उसे क्यों फोन कर रही थी। आज तो कॉलेज की छुट्टी थी। रवि ने श्रेया का फोन उठाया। रवि, क्या तुम कल फ्री हो, श्रेया ने कहा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया ऐसा क्यों पूछ रही थी। वो कल पार्टी में जाने वाला था, वो फ्री नहीं था, पर वो श्रेया को मना नहीं कर पाया। हां, मैं फ्री हूं, पर क्यों, रवि ने कहा। राव, कल आलोक अग्निहोत्री की बर्थडे पार्टी है, हमें वहां पर जाना होगा, श्रेया ने कहा।
जब रवि ने सुना तो वो थोड़ा डर गया। अगर वो श्रेया के साथ उसके ड्राइवर बनकर गया तो क्या होगा, और अगर श्रेया को उसकी असली पहचान के बारे में पता चला गया तो क्या होगा। रवि अब बहुत कंफ्यूज था, पर उसने श्रेया को हाँ बोल दिया। जब रवि अपनी हॉस्टल वापस आ रहा था तभी उसके पास एक और फोन आया। किससे अनजान नंबर से फोन आया था। रवि ने जब फोन पिक किया तो किसी भारी आवाज में एक आदमी बोला, रवि सर, मैं प्रेम कश्यप बोल रहा हूं। रवि ने जब सुना कि प्रेम ने उसको फोन किया था तो रवि को कुछ समझ नहीं आया। आखिर प्रेम कश्यप ने इस वक्त उसको क्यों फोन किया था। हाँ बोलिए प्रेम, रवि ने कहा। सर दरअसल एक बात थी। प्रेम थोड़ा नर्वस होते हुए बोल रहा था। सर, वो आपकी होटल में आलोक अग्निहोत्री की बर्थडे पार्टी का आयोजन करने लिए फोन आया था, इसलिए मैंने आपसे बस पूछने लिए फोन किया था, प्रेम ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा। जब रवि ने यह सुना तो वो भी शॉक हो गया। आलोक की बर्थडे पार्टी का आयोजन रवि की होटल में होने वाला था। रवि को डर रहा कि अगर किसको उसके होटल के मालिक होने के बारे में पता चलेगा तो उसके लिए मुसीबत हो सकती थी, पर वो प्रेम को मना भी नहीं कर सकता था। ठीक है प्रेम, आप पार्टी को हमारी होटल में करवा सकते हो, पर हां, एक बात का ध्यान रखना, उस होटल में किसको मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही उस होटल का मालिक हूं, रवि ने कहा। प्रेम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रवि अपनी पहचान छिपान क्यों चाहता था, पर उसके पास रवि की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने रवि को हां लगा और फोन कट कर दिया। इधर रवि को अब टेंशन हो रही थी कि अगर पार्टी में किसने उसको उसकी असली पहचान में बुला लिया तो क्या होगा। वहां पर उसकी पहचान जानने वाले उसके परिवार वाले भी थे, वहां पर उसके बारे में न जानने वाले भी थे। रवि को कुछ आज नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना फोन निकाला और अपने सिक्योरिटी हेड को कुछ समझ दिया। उसके हेड ने यह सारी बात उस परिवार वालों को बता दी कि रवि की पहचान के बारे में किसको पता ना चले, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद रवि कॉलेज आ गया। आज कॉलेज की छुट्टी थी, पर उसकी क्लास की एक्स्ट्रा क्लासेस थी। रवि जब अपनी कॉलेज आया तो वहां पर इसी बात की चर्चा चला रही थी कि आलोक अग्निहोत्री की बर्थडे पार्टी में पूरा जैक ब्लू होटल बुक किया गया है। उसकी बर्थडे पार्टी का कार्ड बहुत ही रेयर था। हर कोई आलोक की बर्थडे पार्टी में जाना चाहता था। इसके बाद रवि जाकर अपनी सीट पर बैठे गया। उसके पास वाली सीट पर निखिल बैठा था, वो अगली सीट पर मोनिका। रवि ने जब मोनिका को देखा तो पता नहीं उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। रवि के साथ ऐसा हर बार हो रहा था। मोनिका ने जब रवि को अपनी तरफ इस घूरते हुए देखा तो वो भी थोड़ी शर्म गई। रवि, तुझे पता है कल आलोक अग्निहोत्री का बर्थडे है और जैक ब्लू में एक बड़ी से पार्टी है, निखिल ने रविका को कहा। रवि ने अपना सिर हाँ में हिलाया। यार, अगर हमारे पास भी उस पार्टी का कार्ड होता तो मजा ही आ जाता। इतने में मोनिका ने भी रवि को देखते हुए कहा। मोनिका ने जब ये कहा तो वो बहुत ही खुश लग रही थी। वो पार्टी के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, पर उसके पास कार्ड भी नहीं था, इसीलिए को थोड़ी उदास भी थी। रवि ने जब मोनिका को उदास देखा तो वो भी थोड़ा दुखी हो गया। तभी उसे याद आया कि वो अपने दोस्तों को भी तो उस पार्टी में ले जा सकता था। वैसे भी अपनी पहचान छिपाने ले ली, उसने अपने परिवार वालों को बता दिया था। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था। अगर मैं तुम दोनों को उस पार्टी में ले जाऊं तो, रवि ने थोड़ा जोर से कहा। जब रवि की बात मोनिका और निखिल ने सुनी तो दोनों एक पल के लिए तो खुश हो है, पर अगले ही पल दोनों उदास भी हो गए। मोनिका को भी पता चल गया था कि रवि एक ड्राइवर है, उसको इस पार्टी के कार्ड मिल नहीं सकते। जब क्लास के बाकी स्टूडेंट ने यह बात सुनी तो वो भी हंसने लगे। किसको इस बता का विश्वास नहीं ही रहा कि रवि उस पार्टी के लिए कार्ड ले भी पाएगा। तभी आकाश भी वहां आ गया। उसने रवि की बात सुनाकर रवि का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है पार्टी का कार्ड लेने स्पॉन्सर लाने जितना आसान काम है? तू तो एक भिखारी सा ड्राइवर है, तुझे कौन देगा कार्ड? जब आकाश ने अपनी बात पूरी की तो सभी स्टूडेंट भी रवि का मजाक उड़ाने लगे। मोनिका ने जब ये सब सुना तो उसको भी बुरा लगा। उसे लग कि उसकी वजह से रवि का मजाक बन गया था। उसने रवि की ओर देखते हुए अपनी आंखों के इशारा से रवि को सॉरी कहा, पर रवि के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस लगा रहा था कि मानो रवि को आकाश की बात से
कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। रवि ने मोनिका और निखिल को शांत करते हुए आकाश से कहा, आकाश, तुझे पिछली बार क्या हुआ था याद नहीं है, और इस बार भी तू मुझे चैलेंज कर रहा है। जब रवि ने यह बात कही तो आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब वो रवि से कोई बहस नहीं करना चाहता था, पर उसने रवि से कहा, तुझे क्या लगता है तुझे इस बार पार्टी के कार्ड मिलेंगे? इतना कहा और आकाश ने अपनी जेब से उस पार्टी का कार्ड निकाल लिया। आकाश के लिए यह पार्टी का कार्ड उसके पापा लेकर आए थे। उसके पापा को भी ये बड़ी मुश्किल से एक ही मिला था, वो भी उन्होंने आकाश को दे दिए। आकाश को लग रहा था कि अगर उसके पापा को ये कार्ड मिलने में इतनी मुश्किल हुई थी तो रवि मिलना तो इम्पॉसिबल था, और वो तो अपने दोस्तों के लिए भी कार्ड की बात कह रहा था। जब आकाश ने रवि को अपना पार्टी का कार्ड निकाल कर दिखाया तो सब आकाश की ओर देखने लगे। सबको लग शायद आकाश उनको पार्टी का में ले जा सकता था, पर आकाश को तो बड़ी मुश्किल से एक कार्ड ही मिला था। जब मोनिका ने आकाश के पास कार्ड देखा तो वो थोड़ी उदास हो गई। रवि ने जब मोनिका को उदास देखा तो पता नहीं उसको भी ऐसा लगा जैसे उसको भी दर्द हुआ था। रवि से अब रहा नहीं गया। मोनिका, तुम इतनी उदास क्यों हो? रवि ने इतना कहा और अपनी जेब से पार्टी का कार्ड निकालकर हवा में मोनिका के सामने ले आया। मोनिका ने जब रवि के हाथ में वो कार्ड देखा तो वो तो खुशी से झूम उठी। जब क्लास के बाकी बच्चों ने रवि के पास कार्ड देखा तो उनकी आंखें तो खुली के खुली रह गईं। जब रवि ने देखा कि सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देख रहे थे तो रवि ने वो कार्ड मोनिका को दे दिया और बोला, ये कार्ड तुम रखो, लेकिन अपना उदास चेहरा मत बनाओ। मोनिका ने देखा कि रवि में उसको कार्ड दे दिया था, इसलिए वो बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसने कार्ड वापस रवि को दे दिया और बोली, ये कार्ड तुम्हारा है, मैं इसे नहीं ले सकती। रवि ने देखा कि मोनिका कार्ड नहीं ले रही है तो उसने कहा, अरे इतनी से बात, मेरे पास और कार्ड है। रवि अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि अभी स्टूडेंट्स रवि की ओर देखने लगे। रवि ने देखा कि सभी स्टूडेंट उसकी तरफ ही देख रहे थे। सभी को लगा शायद रवि मजाक कर रहा है। रवि, तुझे क्या लगता है कि तू हमें नकली कार्ड दिखाकर बेवकूफ बना सकता है? पार्टी कार्ड मिलना कितना मुश्किल है, तुझे पता भी है, आकाश ने कहा। रवि ने आकाश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आकाश ने रवि के हाथ से वो कार्ड लिया और अपने कार्ड से मिलाने लगा। आकाश को अब पसीने आने लगे। वो कार्ड एक दिन सही था। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि जिस कार्ड को उसके पापा ने इतनी मेहनत की, वो कार्ड रवि को इतनी आसानी से मिल गया था। आकाश को लगा रवि ने ये कार्ड चोरी किया है। तुझे क्या लगता है कि तू हमें इतनी आसानी बेवकूफ बना सकता है? ये कार्ड चोरी का है, आकाश ने कहा। रवि ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। आकाश उस पर कुछ भी इल्जाम लगा रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रवि ने कहा। क्योंकि तुम्हारे जैसे आदमी के पास ये कार्ड हो है नहीं सकता। ये कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता भी है ये कार्ड आलोक अग्निहोत्री के बर्थडे पार्टी का है। तुम जैसे भिखारी को वहां काम भी नहीं रखा जाता, आकाश ने कहा। रवि को अब गुस्सा आने लगा। रवि को उसकी इस बात का कोई जवाब देने की जरूरत तो नहीं थी, पर रवि को लगा आकाश ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम क्या करोगे अगर मैं इसे ही 2 और कार्ड लेकर आ जाऊं, एक मोनिका के लिए और एक निखिल के लिए? रवि ने कहा। जब आकाश ने उसकी बात सुनी तो वो भी डर गया। उसे लगा अगर रवि से इस बात के लिए चैलेंज किया तो उसकी वही हाल ही गया तो जो पिछली बार हुआ था। आकाश ने कुछ नहीं कहा। जब मोनिका और निखिल ने रवि की बात सुनी तो वो भी खुश हो गए। उन्हें लगा अगर रवि अपने लिए कार्ड ला सकता था तो उनके लिए भी ला सकता था। अब पूरी क्लास रवि को ही देख रही थी। क्या तुम सच में और कार्ड ला सकते हो? मोनिका ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर ला सकता हूं। आखिर पार्टी का असली मजा तो दोस्तों के साथ ही तो आता है, रवि ने कहा। रवि का इतना कहना ही था कि सभी स्टूडेंट उसके पास आकर बैठ गए। रवि ने उन सबको इग्नोर किया और क्लास से बाहर आ गया। उसके पीछे मोनिका और निखिल भी आ गए। निखिल और मोनिका को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि रवि के पास वो कार्ड कहां से आया। और तो और रवि तो उनके लिए कार्ड लाने की बात कह रहा था। इसके बाद रवि और वो दोनों कॉलेज कैंटीन में आ गए। आज कैंटीन में इतनी भीड़ नहीं थी। तीनों अपनी टेबल पर जाकर बैठ गए। जब तीनों खाना खा रहे थे तभी वहां पर फिर से वही कार आकर रुकी। उसमें मालिनी और अक्षत थे।
ये वही थे जिन्होंने रवि को पिछली बार टेबल से उठने के लिए कहा था। रवि ने उन दोनों को इग्नोर किया और अपना खाना खत्म करके वहां से जाने लगा। जब वो जा ही रहा था कि इतने में उसके सामने मालिनी जानबूझकर टकरा गई। मालिनी की हाथ में एक सूप का कप था, वो अक्षत के ऊपर गिर गया। जब अक्षत ने देखा कि उसके ऊपर रवि की वजह से सूप गिर गया था, उसके पूरे कपड़े भी खराब हो गए थे। मालिनी ने जानबूझकर ये किया था ताकि वो रवि की अक्षत से पिटवा दे। वो रवि से उसे इग्नोर करने का बदला लेना चाहती थी। अबे ओ भिखारी, ये क्या किया तूने? तुझे पता भी है ये शर्ट कितने का है? तुम जैसे लोगों के बस में नहीं है ऐसा शर्ट लेना, और तूने मेरा शर्ट खराब कर दिया। अब ये शर्ट को तू ही साफ करेगा, अक्षत ने कहा। रवि ने जब ये सुना तो उसमें अक्षत की बात को इग्नोर किया। अक्षत को गुस्सा आ गया। उसने रवि को फिर से धमकी देते हुए कहा, आज तू यहां से मेरा शर्ट साफ किए बिना नहीं जा सकता। अगर तुझे और तेरे दोस्तों को यहां से जाना है तो अभी के अभी ये शर्ट साफ कर। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि अक्षत किस बात पर इतना गुस्सा कर रहा था। इसमें रवि की कोई गलती भी नहीं थी। और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम क्या कर लोगे? रवि ने कहा। तुम्हें पता भी है अक्षत कौन है? वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, समझे? मालिनी ने अक्षत को मक्खन लगाते हुए कहा। कौन है? रवि ने कहा। यह प्रेम कश्यप का बेटा है, मालिनी ने कहा। जब रवि ने मालिनी की बात सुनी तो वो जोर से हंसने लगा। अक्षत और मालिनी को कुछ समझ नहीं आता कि रवि हंस क्यों रहा था। कहीं प्रेम कश्यप का नाम सुनकर पागल तो नहीं हो गया? जब मालिनी ने रवि को बताया कि अक्षत प्रेम कश्यप का बेटा है तो रवि को हंसी आ गई। मालिनी और अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि रवि हंस क्यों रहा था। कहीं वो प्रेम कश्यप का नाम सुनकर डर तो नहीं गया था? तुझे इतनी हंसी किस बात की आ रही है? तुझे पता भी है मेरे एक इशारे पर तुझे गायब करवा दूंगा, अक्षत ने कहा। रवि को उसकी बात सुनकर फिर से हंसी आ गई। रवि कैंटीन में कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसको उसके और प्रेम के बारे में पता चले। देखो, मैं इस कैंटीन में कोई हंगामा खड़ा करना नहीं चाहता, इसलिए इस छोटी से बात के लिए इतना ओवर हाइप मत बनो, रवि ने कहा। क्या मतलब? इतनी छोटी से बात है? तुझे पता भी है इस शर्ट की कीमत क्या है? तुझ जैसे भिखारी को क्या ही पता होगा, अक्षत ने कहा। रवि को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्षत से कैसे डील करे। उसके दोस्त भी वहीं थे। जब अक्षत ने देखा कि रवि अब टेंशन में है, उसको लगा रवि डर गया है। अब तो तुझे मेरे पैरों में गिरकर माफी भी मांगनी पड़ेगी, अक्षत ने कहा। अब रवि को लगा ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। वो अक्षत को कुछ कहने ही वाला था कि इतने में कैंटीन का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। जब रवि ने उसको देखा तो वो मन ही मन में हंसने लगा। वो आरती ही थी, प्रेम के बेटी। दरअसल अक्षत और मालिनी कैंटीन में आरती के लिए खाना लेने के लिए ही आए थे। जब इतनी देर में कोई खाना लेकर नहीं आया तो वो अंदर आ गई। दीदी, आप क्यों आई यहां पर? मैं खाना लेकर आ रहा था। ये तो बस इस भिखारी की वजह से मेरे शर्ट खराब हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, अक्षत ने कहा। जब आरती ने रवि की ओर देखा तो रवि का चेहरा उसकी ओर नहीं था। जब रवि ने अपना चेहरा आरती की ओर किया तो आरती की तो हालत ही खराब हो गई। उसको लगा उसने कोई भूत देख लिया हो। उसको लगा कि उसके भाई ने भी वही गलती की थी जो उसने की थी। अक्षत, तुम्हें बात करने की कोई तमीज है या नहीं? किसको तुम भिखारी नहीं बोल सकते? अभी के अभी इनसे माफी मांगो, आरती ने कहा। जब अक्षत ने यह सुना तो उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसको समझ नहीं आया कि उसकी दीदी ने ऐसा क्यों कहा था। वो तो कभी इसी नहीं थी। उनका तो अपना एटीट्यूड था। वो कभी किसको इस बात नहीं करती थी। दूसरी ओर जब निखिल और मोनिका ने यह सुना कि आरती अक्षत को रवि से माफी मांगने के लिए कह रही है तो उनको भी अजीब लगा। पिछली बार जब होटल जैक ब्लू में रवि और आरती के बीच अनबन हुई थी तब आरती रवि पर बहुत गुस्सा थी, पर आज अचानक क्या हुआ कि आरती ये सब कर रही है? इतने में कैंटीन में एक जोर की आवाज गूंजी। आरती ने अक्षत को छांटा मार दिया। तुझे एक बार जो बोला समझ नहीं आया कि इनसे माफी मांगो, आरती ने कहा। अक्षत को आरती के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसको लगा उसकी दीदी पागल तो नहीं हो गई थी, पर उसके पास आरती की बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। सॉरी रवि, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अक्षत ने कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा।
वैसे भी वो इस मामले को और आगे नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। रवि के जाने के बाद मालिनी और दोनों भाई बहन अपना खाना लेकर वहां से चले गए। कार में बैठे अक्षत आरती से कुछ पूछना चाहता था। दीदी, अपने ये क्या किया? अपने उस भिखारी से माफी मांगने को कहा, अक्षत ने कहा। जब अक्षत ने यह कहा तो आरती का चेहरा फिर से लाला हो गया। वो फिर से अक्षत को गुस्से से घूरने लगी। वो अक्षत को रवि के बारे में बताना चाहती थी ताकि अक्षत आगे से ऐसा कुछ ना करे, पर मालिनी वहां पर बैठी थी। आरती को लगा ये सही टाइम नहीं है कुछ भी बताने का। तुम बस इतना जान लो कि आगे से रवि को कभी भी कुछ मत बोलना, नहीं तो कोई और मुसीबत आ जाएगी। जब आरती ये बोल रही थी तो उसके दिमाग में वही चल रहा था जो उसके साथ हुआ था। अक्षत ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे पता था उसकी बहन बिना कुछ रीजन ऐसा कुछ नहीं करेगी। हो ना हो इसमें उसकी बहन का कोई और मोटिव हो। वही मालिनी अभी भी कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों भाई बहन को हो क्या गया था। जब रवि, मोनिका और निखिल कैंटीन से निकले तो मोनिका ने फिर से उसे पार्टी कार्ड की बात कही। मोनिका को कहीं ना कहीं अब रवि पर भरोसा था कि अगर वो अपने लिए कार्ड ला सकता था तो उनके लिए भी ला सकता था। रवि ने मोनिका को वादा किया कि वो सभी कल पार्टी में शामिल होंगे और उनके कार्ड उनको मिल जाएंगे। इसके बाद रवि और निखिल हॉस्टल आ गए। अगली सुबह रवि ने सबसे पहले अपने सिक्योरिटी हेड को फोन करके आलोक की बर्थडे पार्टी के 2 कार्ड अरेंज करने को कहा। फिर रवि जल्दी से तैयार हो गया। उसने निखिल को भी तैयार होने के लिए बोल दिया था। हालांकि रवि के पास मोनिका का नंबर तो नहीं था, पर रवि ने उसको श्रेया के घर आने का बोल दिया था। रवि और निखिल गाड़ी में बैठकर श्रेया के घर की ओर चल गए। आज पार्टी का ही दिन था। बेंगलुरु में आलोक की बर्थडे पार्टी के लिए खूब रोमांस था। हो भी क्यों ना, आखिर वो अग्निहोत्री परिवार का बेटा जो था। जब रवि श्रेया के घर पहुंचा तो उससे पहले ही रवि का सिक्योरिटी हेड ने कार्ड को रवि तक पहुंचा दिया था। मोनिका भी वहीं थी। रवि ने सबको गाड़ी में सवार किया और होटल जैक ब्लू की ओर निकल गए। जब रवि और बाकी सब जैक ब्लू होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होटल को इतना अच्छे से सजा रखा था कि देखने वाले तो देखते ही रह गए। रवि और बाकी सब उस होटल में पहुंच गए। तभी रवि के नजर वहां पर खड़े आकाश पर पड़ी। आकाश ने जब रवि और उसके दोस्तों को वहां पर देखा तो वो भी शॉक हो गया था। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि रवि उसके दोस्तों के लिए भी कार्ड का इंतजाम कर सकता था। तभी आकाश को के दिमाग एक आइडिया आया। अब वो रवि की इस पूरी पार्टी के सामने बदनाम करने की कोई तरकीब सोच रहा था। जब रवि और उसके दोस्त पार्टी में पहुंचे तो आकाश उनको वहां देखकर हैरान हो गया। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि रवि अपने दोस्तों के लिए भी इस पार्टी का कार्ड लेकर आ सकता था। वो अब रवि के साथ इस पार्टी में कुछ ऐसा करने का सोच रहा था कि उससे रवि की बेइज्जती हो। रवि ने जब पार्टी का माहौल देखा तो देखता ही रह गया। उसके भाई के आज बर्थडे पार्टी थी। हालांकि रवि के सभी जानने वाले पहले ही बता दिया गया कि रवि की पहचान को छिपाकर रखा जाना चाहिए, पर परिवार के लोग रवि से मिलना चाहते थे। इस बहाने वो रवि से अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहते थे ताकि आगे चलकर रवि उनके काम आ सके। इधर पार्टी में सभी लोग आ चुके थे। पार्टी को माहौल बहुत अच्छा था। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। आलोक अभी तक पार्टी में आया नहीं था। सभी उसका ही इंतजार कर रहे थे। जब रवि पार्टी एंजॉय कर रहे था तभी उसकी नजर किससे टकराए। रवि ने उसको देखा तो उसको लगा कि अब शायद पार्टी में हंगामा हो सकता था, इसलिए वो उससे थोड़ा अपना चेहरा छिपाने लगा। आकाश ने उसको ऐसा करते देख लिया था। रवि जिससे अपना चेहरा छिपा रहा था वो और कोई नहीं, वही महिला थी जिसने मोनिका और उसकी मां को सड़क पर परेशान किया था और बाद में रवि ने उनको बचा लिया था। जब आकाश ने देखा कि रवि और उस महिला के बीच में कुछ तो गड़बड़ है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब वो रवि को मजा चखा सकता था, वो भी सबके सामने। रवि अब उस महिला को भूल चुका था। वो अपनी पार्टी एंजॉय कर रहा था। वो वहां के बार के पास गया और अपने लिए एक ड्रिंक ऑन ऑर्डर की। जैसे ही रवि ड्रिंक लेकर आ रहा था इतने में भीड़ में से किसी ने रवि को धक्का दे दिया और वो ड्रिंक उस महिला पर जाकर गिर गई। जब रवि ने देखा कि उसने ड्रिंक उसी महिला पर गिरा दी थी जिससे वो बच रहा था तो उसको लगा
अब इस पार्टी में जरूर हांगमा होगा। इधर आकाश बहुत खुश था, उसने ही रवि धक्का दिया था। अब तो वो बस रवि की इंसल्ट को एंजॉय करना चाहता था। तुम्हें दिखता नहीं है क्या, अंधे हो क्या? उस महिला ने कहा। अभी तक उस महिला ने रवि को देखा नहीं था, इसलिए उसने रवि को आराम से ये कहा था। महिला को पता था इस पार्टी में आने वाला हर आदमी एक अच्छे बैकग्राउंड से आता था, पर जैसे ही उस महिला ने रवि को देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसको रवि से उस सड़क वाली बात का बदला लेना ही था, पर आज रवि ने उसकी पार्टी वाली ड्रेस भी खराब कर दी थी। अब वो रवि को किसी भी हाल में अपना बदला लेना चाहती थी। तुम यहां कैसे? तेरे जैसे भिखारी को अंदर किसने आने दिया? और तूने मेरी पार्टी ड्रेस भी खराब कर दी। अब देखना मैं क्या करती हूं तेरे साथ। तुम अभी के अभी ये ड्रिंक जो तुमने जमीन पर गिरा दी थी, उसको चटोगे, उस महिला ने कहा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, पार्टी में खड़ा हर आदमी हैरान हो गया। आकाश की तो बहुत खुशी हो रही थी। रवि ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसको भी लगा कि ये औरत पागल है क्या, कुछ भी बोल रही है। पार्टी में रवि के जितने भी परिवार वाले थे, उनको भी अब उस महिला पर गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। तुम देख क्या रहे हो? मैंने जो कहा करो, उस महिला ने चिल्लाते हुए कहा। इतने में वहां पर जब पार्टी में हंगामा देखकर होटल का मैनेजर भी वहां आ गया था। उसने देखा कि रवि का किसी से झगड़ा हो गया था। मैनेजर को अब पसीने आने शुरू हो गए थे। ये वही मैनेजर था जो पिछली बार रवि से पंगा लिया था। तब प्रेम कश्यप ने उसकी जान बचा ली थी। देखिए मैडम, आप पार्टी में इसे हंगामा नहीं कर सकती, मेरी बात को समझो। आलोक सर अभी आने ही वाले हैं, हम इस मैटर को जरा साइड में जाकर सॉल्व कर सकते हैं, मैनेजर ने कहा। उस महिला ने जैसे ही मैनेजर की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो आलोक के सामने अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी। जब मैनेजर ने इस बात को कहा, तब रवि को जान में जान आई। अब अगर वो पार्टी से दूर इस मैटर को सॉल्व करेंगे तो रवि को कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इसको अभी होटल के 2nd फ्लोर पर लेकर आओ, वही इस मैटर को सॉल्व करेंगे, उस महिला ने कहा। जब आकाश ने यह सुना तो वो और भी खुश हो गया। उसे लगा वो महिला अब जरूर रवि को उसके गुंडों से पिटवा देगी। 2nd फ्लोर पर रवि, मैनेजर और वो महिला आ गई थी। अब बोला, तुम्हारा क्या करना है? उस दिन तो तुम्हारी जबान बहुत तेज चल रही थी, उस महिला ने कहा। देखो, उस दिन जो भी हुआ उसमें गलती आपकी ही थी, रवि ने कहा। उस महिला ने जब यह सुना तो उसको और गुस्सा आ गया। रवि भला उसे कैसे बात कर सकता था? अब वो महिला रवि किसी भी हाल में इसे ही नहीं जाने देना चाहती थी। अब बात उसके ईगो पर आ गई थी। एक भिखारी जैसे दिखने वाला लड़का उससे इस जबान लड़ा रहा था। उसको यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। होटल के मालिक को बुलाओ, उस महिला ने कहा। जब मैनेजर और रवि ने यह बात सुनी तो उनके तो कान खड़े हो गए। रवि ही इस होटल का था और वो इस बारे में किसको बताना भी नहीं चाहता था। देखिए मैडम, सर अभी नहीं आ सकते, वो अभी बहुत बिजी है, मैनेजर ने बात को संभालते हुए कहा। वो मैं कुछ नहीं जानती, इस होटल के मालिक को बुलाओ, अभी इसे वक्त नहीं तो मैं इस पार्टी में जाकर सबको इस बारे में बता दूंगी, फिर इस होटल की कोई इज्जत नहीं रहेगी, उस महिला ने कहा। उसको बात सुनकर मैनेजर को पसीने आने लगे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बात को इतना आगे बढ़ते देख रवि अब सब कुछ बताना चाहता था। जब उस महिला ने मैनेजर को होटल के मालिक को बोलने के लिए कहा तो रवि को लगा अब शायद उसका सच सामने आ जाएगा। वो अब उस महिला को बता देना चाहता था कि वही इस होटल का मालिक का थी। वो आगे बढ़ा और कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में किसी ने चिल्लाते हुए कहा, मधु, तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों बिना फालतू इस पार्टी को बर्बाद करने पर तुली हुई हो? जब रवि और उस महिला जिसका नाम मधु था पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर प्रेम था, इसी होटल का पुराना मालिक। रवि ने उसे देखा तो उसको कुछ समझ नहीं आया कि प्रेम इस महिला को कैसे जानता था, पर अब उसे किसी बात का डर नहीं था। उसे पता था प्रेम इस मैटर को अच्छे से निपट लेगा। प्रेम, मैंने तुम्हें बताया था ना कि उस दिन सड़क पर किसने मेरे साथ बहुत गलत तरीके से बात की, वो ये लड़का था, और आज इसने पार्टी में मेरे ऊपर अपनी ड्रिंक गिरा दी, इसलिए इसे सजा दे रही हूं। जब तक ये मेरे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांग लेता, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। मधु ने अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि इतने में प्रेम ने उसको खींचकर
एक थप्पड़ लगा दिया। एक पल के लिए मधु को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रेम ने उसे थप्पड़ लगा दिया था। आज तक प्रेम ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। वो प्रेम की बीवी थी। प्रेम ने जब ये होटल रवि को दिया तो उसने मधु को ऐसा कहा था कि उसने होटल बेच दिया है। मधु को लगा इस होटल का मालिक प्रेम के सामने कुछ नहीं है। वो होटल के मालिक से बात करके रवि को अच्छे से सजा देती। उसे लगा प्रेम उसका इस बात में साथ देगा। इससे उलट प्रेम ने उसको थप्पड़ लगा दिया था, पर उसे ये नहीं समझ आया कि प्रेम ने ऐसा क्यों किया। मेरा मुंह क्या देख रही ही, रवि सर से अभी माफी मांगो, नहीं तो। प्रेम ने आगे कुछ नहीं कहा। प्रेम की बात सुनकर मधु को बहुत बड़ा झटका लगा, मानो किसने उसकी इज्जत उसे छीन ली हो। उसको तो अभी तक समझ नहीं आया कि प्रेम इस क्यों कर रहा है। क्या वो पागल नहीं हो गया था? मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? रवि सर से माफी मांगो, वो भी उनके पैरों में गिरकर प्रेम से चिल्लाते हुए कहा। मधु अब डर गई थी, पर उसमें भी ईगो था। वो इससे ही किसी से प्रेम के कहने पर किसी से माफी तो नहीं मांग सकती थी, खास करके रवि से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता भी है प्रेम, तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हो, वो भी इससे? हरगिज नहीं, मुझे मरना कबूल है, पर मैं इससे माफी नहीं मांगने वाली, मधु ने कहा। मधु की ये बात सुनकर प्रेम का चेहरा तिलमिला उठा। कोई उसे मना कर उससे ये मंजूर नहीं था, और उसे अभी डर भी था कि कहीं रवि को गुस्सा ना आ जाए। मॉम डैड, आप यहां क्या कर रहे हो? किसने पीछे से आवाज लगाई। वो आरती थी। वो भी पार्टी में आई थी। उसने अभी तक रवि को वहां पर नहीं देखा था। जब मधु ने अपनी बेटी को वहां पर देखा तो वो खुश हो गई। उसे लगा कोई तो उसके सपोर्ट में बोलने वाला मिला। बेटी तुम आ गई। देखो ना बेटी, तुम्हारे पापा क्या बोल रहे हैं कि मैं इससे माफी मांगू। देखो, इसने उस दिन सड़क पर मेरी बेइज्जती की थी और आज पार्टी में मेरे ऊपर ड्रिंक गिरा दी, पर तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं इससे माफी मांगू, मधु ने आरती की ओर देखते हुए कहा। अपनी मां की बात सुनकर आरती को कुछ समझ नहीं आया कि मधु कहना क्या चाहते थी। उसके पापा ने कभी ऐसा नहीं किया था, पर आज वो उसकी मॉम को किसी से माफी मांगने को कह रहे थे। ये सब उसकी समझ के बाहर था। उसको पता था उसके पापा बिना किसी कारण के कुछ नहीं करते। अब वो उस आदमी को देखना चाहती थी जिससे उसके पापा डर रहे थे। जैसे ही उसने रवि को देखा तो उसको सब समझ आ गया। अब उसे भी डर लग रहा था। उसकी हालत गंभीर हो गई थी। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। जब मधु ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो उसको भी टेंशन होने लगी। उसने अपनी बेटी के चेहरे पर पहली बार ऐसा टेंशन देखा था। क्या हुआ बेटी, तुम्हें क्या हुआ? कौन है ये जिससे तुम इतना डर रही हो? मधु ने कहा। अपनी मां की बात सुनकर आरती को होश आया। मॉम डैड ने जैसा कहा है वैसा ही करो, आरती ने कहा। क्या ये तुम कह रही हो बेटा? मधु ने कहा। हां, आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? रवि से माफी मांगी मतलब माफी मांगो, आरती ने गुस्से से कहा। अपनी बेटी और पति के ऐसी बात सुनकर मधु को अब रवि पर शक होने लगा। उसे लग कि रवि का कुछ तो राज है जो आरती और प्रेम को पता है, नहीं तो वो दोनों ऐसे किसी से भी नहीं डरते। अब मधु के पास कोई चारा नहीं था। वो रवि के पास गई और उसके सामने जाकर बोली, सर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती ही गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं बहुत शर्मित हूं, पर क्या मुझे आप बता सकते ही कि आप कौन हो, ताकि आगे से ऐसे गलती ना हो। तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, और मुझे उम्मीद है आपसे आगे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, रवि ने कहा। वो अब इस फैमिली मैटर में नहीं पड़ना चाहता था। रवि ने इतना कहा और वापस पार्टी में चला गया। रवि के वहां से निकलते ही मधु प्रेम और आरती की ओर देखने लगी। वो प्रेम से रवि के बारे में पूछना चाहती थी, पर उसे पता था प्रेम उसको कुछ नहीं बताएगा। मधु, मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो, पर अभी मैं रवि के बारे में कुछ नहीं बता सकता। एक बार तेरी बेटी ने रवि से पंगा लिया था, इसलिए मुझे रवि को यह होटल गिफ्ट देनी पड़ी। अब अगर रवि को गुस्सा आ जाता तो हमारा परिवार सड़क पर आ जाता। प्रेम ने मधु को उस दिन रवि और आरती के बीच में जो कुछ हुआ सब बता दिया। मधु को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसे नहीं पता था कि प्रेम ने यह होटल रवि को गिफ्ट दी थी। उसे तो लगा था कि प्रेम ने यह होटल बेची थी। अब मधु को समझ आने लगा था कि रवि कोई बहुत बड़ा आदमी था।
इधर रवि जब पार्टी में वापस पहुंचा तो मोनिका और निखिल उसको लेकर बहुत चिंता में थे। जब रवि वापस आया तो उनकी जाना में जान आई, पर उनको समझ नहीं आया कि रवि ने पूरा मामला हैंडल कैसे किया। जब आकाश ने रवि को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा तो उसे भी समझ नहीं आया कि रवि को कुछ हुआ क्या नहीं। क्या उस महिला के आदमियों ने रवि को ऐसे ही छोड़ दिया था? मधु भी पार्टी में वापस आ गई थी। वो रवि की ओर माफी की नजरों से देख रही थी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अब रवि से अपने रिश्ते वापस पहले जैसे करना चाहती थी। तभी होटल के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से बहुत ने बॉडीगार्ड बाहर आए। उन्होंने वहां पर खड़े लोगों को दूर किया और रास्ता बनाने लगे। आखिर कौन आया था और वो सब कौन थे जो रास्ता बना रहे थे? अब आगे क्या होगा इस पार्टी में? जब रवि मधु और प्रेम के साथ डील करे आया तो निखिल, मोनिका और आकाश बहुत हैरान हुए। उनको विश्वास नहीं हुआ कि रवि ने इतना बड़ा मैटर हैंडल कर दिया था। तभी होटल के गेट पर कुछ हलचल होने लगी। कुछ बॉडीगार्ड्स होटल में और वहां पर लोगों को हटाकर रास्ता बनाने लगे। सबकी नजर अब होटल के मैन गेट की तरफ थी। तभी वहां पर तेज आवाज करती हुए एक लाल रंग की फेरारी होटल के दरवाजे पर आकर रुकी। दिखने में वो फेरारी इतनी सुंदर थी कि देखने वाले को उससे प्यार ही हो जाए। ये बहुत ही महंगी कार थी। इसे अफोर्ड करना किसी के बस की बात नहीं थी। ये दुनिया को सबसे महंगी कारों में से एक है। यार देख कितनी महंगी कार है ये। कहते हैं कि दुनिया में ये कार सिर्फ 50 ही है और उतनी ही महंगी भी है। यार इस कार पर तो मेरा दिल आ गया। भीड़ में खड़े एक रईस लड़के ने कहा। यार क्या बकवास कर रहा है? तुझे पता भी है ये कार की कीमत क्या है? तेरे जैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, एक दूसरे लड़के ने कहा। पूरी होटल के लोगों में तरह तरह की बातें हो रही थीं। सबको जानना था कि आखिर इस कार का मालिक को है। आखिर कौन है ये यंग मिलियनर? इधर रवि एक कोने में शांति ने खड़ा ये सब देख रहा था। जैसे उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन आया है और इतनी महंगी गाड़ी किसकी थी। तभी कार का दरवाजा खुला। कार में से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया। उसने एक 3 पीस सूट पहन रखा था। उम्र में ज्यादा नहीं था, तकरीबन 18 साल को नौजवान लड़का था वो आलोक अग्निहोत्री था। अग्निहोत्री परिवार का छोटा बेटा। अपने परिवार के नाम के तरह ही वो एकदम किसी देश के राजकुमार के जैसा लग रहा था। कुछ लड़कियां जो उस पार्टी में आई थीं, वो अब बस आलोक को ही देख रही थीं। वो इसे देख रही थी जैसे कोई भूखी शेरनी अपने शिकार को देखती है। यार देखना वो कितना हैंडसम है। ऐसा लग रहा है कि किसी देश का राजकुमार है। मैं तो इस राजकुमार की रानी बनने को तैयार हूं, वहां खड़ी एक लड़की ने कहा। तुझे तो आलोक देखेगा भी नहीं, रानी की बात तो बहुत दूर की है, एक और लड़की ने कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूं? तुम देखना आलोक मुझे बहुत पसंद करेगा, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुनकर बाकी लड़कियां भी हंसने लगीं। हालांकि आलोक आगे में इतना बड़ा नहीं था, फिर भी वो एक यंग मैन जैसा लग रहा था। लड़कियां उसकी दीवानी थीं। हर लड़की उसको चाहती थी। शायद वो उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो। इस तरह सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ बातें किए जा रहे थे। रवि अभी भी एक कोने में शांति से खड़ा था, जैसे उससे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रवि ये सब पहले भी देख चुका था। आलोक को बहुत से बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था। सब उसके लिए रास्ता बना रहे थे। आलोक सच में बहुत ही हैंडसम था। आलोक ने बिना किसी की ओर ध्यान दिए सीधा अपने पर्सनल रूम में चला गया। रवि को कुछ समझ में नहीं आया कि आलोक सबको इग्नोर करके रूम में क्यों गया। उसको आलोक का ऐसा करना कुछ अजीब लगा। सर, आपको आलोक सर ने बुलाया है। तभी रवि को किसी ने उसके पास आकर कहा। उसने इतने धीरे से कहा कि सिर्फ रवि को ही सुनाई दिया। रवि को अब तो और भी अजीब लग रहा था। आलोक उसे भला अब क्यों बुला रहा था? ऐसा क्या काम था कि आलोक रवि से अकेले में मिलना चाहता था? रवि वहां से बुना किसको पता चल वहां से आलोक के रूम की ओर चला गया। जब रवि आलोक के रूम में पहुंचा तो देखा कि रूम में आलोक के अलावा कोई नहीं था। आलोक ने जैसे ही रवि को देखा, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। आज दोनों भाई 6 साल बाद मिले थे। आलोक जल्दी से गया और रवि के गले लग गया। रवि ने जैसे ही अपने भाई को ऐसे गले मिलते हुए देखा तो उसको भी ऐसा लगा मानो राम और लक्ष्मण मिले हों। आलोक और रवि का रिश्ता ऐसा ही था।
रवि आलोक से बहुत प्यार करता था। परिवार में दोनों भाई काम दोस्त के जैसे रहते थे। आलोक रवि के गले मिलते हुए रो रहा था। रवि ने आलोक को ऐसे रोते हुए देखा तो उसके आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों आलोक अभी भी रवि के गले लगा हुआ था। आलोक बहुत ही मासूम लग रहा था। रवि भी आलोक से बहुत प्यार करता था। जब रवि घर छोड़कर गया था तब आलोक ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। वो अपनी मां से भी नाराज था। उसको अपनी मां से नफरत थी कि उन्होंने रवि को घर से बाहर निकलवा दिया था। बस कर छोटे, अब क्या तू मुझे भी रुलाएगा? आज तो इतनी खुशी का दिन है और तू रो रहा है। बस भी कर, मैं अब तेरे साथ ही रहूंगा। रवि ने आलोक को अपने गले से दूर करते हुए कहा। सच्ची भैया, अब से आप मेरे साथ ही रहेंगे, आलोक ने खुश होते हुए कहा। हाँ छोटे, अब देखना हम दोनों नहीं धूम मचा देंगे, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर आलोक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर बाद में वो उदास हो गया। रवि में उसका उदास चेहरा देखा तो उसको कुछ समझ नहीं आया। आखिर आलोक को कौन सी टेंशन थी? क्या हुआ आलोक? आज तो इतनी खुशी का दिन है, फिर भी तुम इतना उदास हो, क्या बात है? छोटे, रवि ने कहा। बड़े भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपका गुनहगार हूं, आलोक ने कहा। आलोक की बात सुनकर रवि और भी कंफ्यूज हो गया। आखिर आलोक क्या बात कर रहा था? नहीं छोटे, तू किस बात का गुनहगार है? ऐसा मत बोल, रवि ने कहा। नहीं भैया, मैं आपका गुनहगार हूं। शायद मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी वजह से आपको 6 साल तक परिवार से दूर रहना पड़ा। आपको कितना दर्द हुआ होगा। परिवार से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, आलोक ने कहा। अपने भाई के ऐसी बात सुनकर रवि की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने आप को इतना लकी मान रहा था कि उसे आलोक जैसा नहीं मिला। नहीं छोटे, अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी मर्जी से गया था और पापा का वादा मैं कभी नहीं तोड़ता, तुझे तो पता ही है, रवि ने कहा। पर फिर भी भैया, आलोक इससे आगे कुछ बोल पता, रवि ने उसे फिर से गले लगा लिया। बस कर, अब भी अपने आप दोष मत से, मैं तो लकी हूं कि मुझे तेरे जैसा भाई मिला, रवि ने कहा। दोनों भाई एक बार फिर गले मिलकर रोने लगे। ये ऐसा नजारा था कि जैसे राम और लक्ष्मण बरसों बाद मिले हों। सर, आपके लिए फोन आया है, रवि और आलोक के बीच की शांति को तोड़ते हुए आलोक के असिस्टेंट ने कहा। किसका फोन है? आलोक ने कहा। आपके पापा का, असिस्टेंट ने कहा। जब रवि और आलोक आपस में मिले तो दोनों बहुत भावुक हो गए। दोनों भाई का प्यार राम और लक्ष्मण के जैसा था। रवि अपने आप को बहुत ही लकी मान रहा थी कि आलोक उसका भाई है। उसी टाइम रवि के पापा का फोन आ गया। आलोक ने अपने असिस्टेंट से फोन लिया और बात करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद आलोक वापस रवि के पास आ गया और फिर से उसको गले लगा लिया। भैया, मैं आज बहुत खुश हूं। आज मेरे बर्थडे के अलावा एक और खुशी की बात है, आलोक ने रवि से कहा। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि और क्या खुशी की बात है। अरे, आज आपका वादा पूरा हुआ। आप अब फिर से अग्निहोत्री परिवार का हिस्सा बन गए हो और साथ में अग्निहोत्री परिवार के उत्तराधिकारी भी, आलोक ने कहा। रवि आलोक की बात सुनकर हंस दिया। आलोक के चेहरे पर खुशी देखकर रवि को काफी अच्छा लग रहा था। आज इतने दिनों बाद दोनों भाई खुश थे, पर अचानक रवि कुछ सोचकर उदास हो गया। जब आलोक ने रवि को इस देखा तो उसको कुछ समझ नहीं आया। क्या रवि वापस आने से खुश नहीं था? क्या हुआ भैया, क्या आप खुश नहीं हैं? आलोक ने कहा। नहीं रवि, ऐसी कोई बात नहीं है। पर रवि इससे आगे कुछ नहीं बोला। पर क्या भैया? आलोक ने कहा। आलोक, तुझे तो पता ही है कि पापा ने मुझसे वादा क्यों लिया था, ताकि हम दोनों को उस परिवार के उत्तराधिकारी बनने का पूरा मौका मिल सके। इसलिए मुझे आते ही इस परिवार का उत्तराधिकारी बनाया जाना अच्छी बात नहीं है, रवि ने पूरी बात बताई। रवि की बात सुनकर आलोक ने रवि से अपना मुंह फेर लिया। वो एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। क्या हुआ आलोक, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? रवि ने कहा। क्या भैया, आप फिर से मुझे नाराज कर रहे हो? आपके घर से जाने के बाद मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं जब तक आप जिंदा है तब तक अग्निहोत्री परिवार का वारिस नहीं बनूंगा, आलोक ने कहा। अपने छोटे भाई की बात सुनकर रवि को फिर से रोना आ गया। आज रवि अपने आप को सबसे लकी मान रहा था। रवि ने जो दर्द 6 साल में झेले थे वो आलोक ने एक बात से सही कर दिए। पर छोटे, तुझे मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी, रवि ने कहा। क्या?
मैं आपकी हर बात मानूंगा, आलोक ने कहा। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी पहले वाली जिंदगी में ही रहना चाहता हूं, इसीलिए तुझे अब मेरा काम करने पड़ेगा, रवि ने कहा। आलोक को कुछ समझ नहीं आया कि रवि ऐसा क्यों कर रहा था, पर उसने रवि को ना करना सही नहीं लगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहो, पर पापा से आप ही बात करना, आलोक ने कहा। अरे उसकी टेंशन मत लो, मेरी पापा से इस बारे में बात ही चुकी है, रवि ने कहा। फिर रवि गेट की ओर मुड़ा और कमरे से बाहर जाने लगा, पर कुछ सोचा और पीछे मुड़कर बोला, और हां, एक बात ध्यान रखना कि मेरे बारे में किसको पता ना चले, ना ही इस पार्टी में। ये बोलकर रवि वहां से चला गया। इसके बाद रवि वापस पार्टी में आ गया। आलोक भी अब पार्टी में आ गया था। पार्टी में काफी माहौल बन चुका था। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। रवि वापस जाकर निखिल और मोनिका के पास चला गया। इधर आलोक का केक भी आ गया था, पर वो बार बार रवि की तरफ देख रहा था। रवि ने देखा कि आलोक उसकी ओर देख रहा था, तो उसे लगा कि ये कहीं मेरा काम न बिगाड़ दे। आलोक भी रवि के बिना केक नहीं काटना चाहता था, पर वो कर भी क्या सकता था। पर आलोक ऐसे रवि के बिना बर्थडे नहीं मनाना चाहता था। वो रवि के साथ ही अपना केक काटना चाहता था, पर कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसको एक आइडिया आया। अरे रवि, तू, आलोक ने कहा। जब आलोक ने रवि को बुलाया तो रवि को कुछ समझ नहीं आया। वो थोड़ा डर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आलोक उसे बुलाएगा, वो भी सबके सामने। अरे यार रवि, तू भी ना, हम दोनों दोस्त इतने सालों बाद मिले हैं और तूने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। यही है दोस्ती का फल, आलोक ने कहा। जब आलोक ने रवि से ऐसे बात की तो सब हैरान हो गए। जो परिवार वाले रवि को जानते थे उनको कोई हैरानी नहीं हुई, पर कुछ लोग जिनकी नजरों में रवि एक फटीचर ही था, उनको थोड़ा अजीब लगा। आखिर एक इतने बड़े परिवार का बेटा एक भिखारी जैसे आदमी का दोस्त कैसे? सब आपस में बातें बनाने लगे। कुछ लोग रवि को बुरा भला भी बोल रहे थे। जब आलोक ने रवि के बारे में लोगों को गलत बातें बोलते सुना तो उसको गुस्सा आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या आप सबको? क्या रवि मेरा दोस्त नहीं हो सकते? रवि मेरा स्कूल का दोस्त है और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। जब आलोक ने ऐसा कहा तो सब चुप हो गए। इधर जब निखिल और मोनिका ने सुना कि रवि और आलोक आपस में दोस्त हैं, उनको भाई हैरानी हुई। फिर उनको लगने लगा कि ये कार्ड शायद रवि आलोक से ही लाया था। इधर जब आकाश ने रवि और आलोक के दोस्ती के बारे में सुना तो उसकी हालत खराब हो गई। उसको अब लगा कि रवि ने अब तक जो कुछ भी हुआ था वो आलोक की मदद से किया था। स्पॉन्सर लाना, होटल से 2 बार बचना, पार्टी कार्ड लाना, पर उसको अभी कंफर्म नहीं था कि रवि और आलोक के बचे में कितनी गहरी दोस्ती है। इसके बाद रवि स्टेज पर आया और दोनों भाइयों ने केक काटा। पहले रवि ने आलोक को केक खिलाया, फिर आलोक ने रवि को। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो आज बहुत खुश था। इसके बाद पार्टी काफी देर तक चली। सबने खूब मस्ती की, हालांकि आलोक उसी टाइम वहां से चल गया था, पर बाकी लोग अब भी एंजॉय कर रहे थे। रवि ने भी अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। तभी रवि को ऐसा लगा कि मानो कुछ तो वो भूल रहा है, कुछ तो मिसिंग था इस पार्टी में। पर क्या? तभी रवि के नजर किसको खोजने लगी। श्रेया पार्टी में नहीं थी। रवि को समझ नहीं आया कि श्रेया बिना बताए कहां चली गई थी। रवि को अब टेंशन होने लगी। उसको श्रेया की चिंता होने लगी। तभी रवि के जहन में एक अजीब सी चिंता होने लगी। रवि को लगा कि कहीं राहुल अंकल ने फिर से कहीं श्रेया को किडनैप तो नहीं कर लिया। रवि को घबराहट होने लगी।